नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने अलग अलग कंसेप्ट्स के बारे में बात की थी। जैसे एमएसडीएस हमने मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट डिटेल्स में पढ़ा है हजार्डस केमिकल्स के लिए। हजार्डस केमिकल के लिए अलग अलग रेफरेंसेस पढ़े हैं, जैसे एमएसआईएक्स रूल 1989 या महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963। और अभी जो हमने पढ़ा है वो है यूएन क्लासिफिकेशन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का हजार्डस मटेरियल के लिए क्लासिफिकेशन, जो 9 क्लासेस में दिया गया है। तो अभी ये जो हजार्डस मटेरियल स्पेशली जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में हजार्ड्स क्रिएट होते हैं, रिस्क क्रिएट होती है, और उसको आपको कंट्रोल करना मेन टारगेट रखना पड़ता है, स्पेशली जब हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जनरलाइज सेफ्टी कंसेप्ट। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में नॉर्मली आपको पता है कि कोई ना कोई मटेरियल या प्रोडक्ट जो आपको फॉर्म करना है, तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, जैसे टेम्परेचर पैरामीटर है, प्रेशर पैरामीटर है, लेवल पैरामीटर है, फ्लो रेट पैरामीटर्स है। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स आपको कंट्रोल भी करना है, तो वहां पे आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोसेस कंट्रोल का भी पार्ट आता है। रॉ मटेरियल जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके लिए आपको एमएसडीएस और उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी थ्रेशोल्ड क्वांटिटी, ये लिमिटेशंस आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद में जो इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो इक्विपमेंट्स के जो पैरामीटर्स हमने बताए, उसकी कैपेसिटी है, या फिर जो लेवल कंट्रोलिंग डिवाइसेस है, सेफ्टी वॉल के डिवाइसेस है, या सेफ्टी के कुछ अलग अलग माउंटिंग्स और एक्सेसरीज डिवाइसेस भी हो सकते हैं। तो ये सभी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा इस पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ह्यूमिडिटी की बात होती है, एयर वेलोसिटी की बात होती है, या फिर और कुछ एनवायरमेंटल पैरामीटर्स। तो ये जनरलाइज अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आपको केमिकल इंडस्ट्रीज इंस्टॉल करनी है या फिर फाइनलाइज करना है, साइट अप्रूवल करना है, तो आपको फिर साइट लोकेशन, उसके बाद में लेआउट, ये सभी चीजें आपको डिटेल में पढ़ना है, और उसके बाद में ही केमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए। तो अभी हम जनरल कंसेप्ट्स में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या सेफ्टी फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना है जब आप केमिकल इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं या केमिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे जनरलाइज पॉइंट्स में हम देखते हैं कि साइटिंग एंड लेआउट सबसे पॉइंट रहेगा। जैसे आपको केमिकल इंडस्ट्री आपको स्टार्ट करना है, ये आपका फाइनल हो चुका है, तो उसके बाद में आपका जो केमिकल इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक जोन रहता है, तो ये जोन के हिसाब से आपका साइट जो है, यानी कि जहां पे आप इंडस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, वो जो लोकेशन है वो उसको हम साइट कहते हैं। और यहाँ पे ये साइट अप्रूवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, और इसके लिए महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी यहाँ पे कमिटीज रहते हैं, और अलग अलग जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ है, ये भी ऑर्गेनाइजेशंस आपका अलग अलग, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ्टी और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखेगा। तो सेफ्टी हेल्थ और एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो साइट है वो परफेक्ट है या नहीं, या फिर जो प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने चाहिए वो आपने लिए हैं नहीं, या फिर उसके जो केमिकल इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी और उसके साथ साथ जो उसके अलग अलग पोल्यूशन पॉसिबल है उसके बारे में भी वो ध्यान देंगे, और उसके बाद में ही उसका साइट अप्रूवल होगा। अगर इन केस ये सभी बातें आपने ठीक तरह से की है तो वहां पे साइट अप्रूव हो जाती है। तो साइट अप्रूव होने के बाद आपका जो प्लांट का लेआउट रहता है, तो वो लेआउट आपको फाइनलाइज करना रहता है। तो ये लेआउट में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी आपका साइट है वहां पे आपका जो प्लॉट जैसा रहेगा वो शेप के हिसाब से आपको अलग अलग एंट्री एग्जिट गेट या मटेरियल गेट, मैन पावर गेट ऐसा रखना पड़ेगा। उसके अलावा नॉर्मली जो प्रोसेसिंग रहता है वो कोर प्लांट जिसको हम बोलते हैं, तो वो कोर केमिकल प्लांट नॉर्मली जो है वो सेंटर में होना चाहिए। फिर अलग अलग जो स्टोरेजेस है, या फिर जिसको हम टैंक फॉर्म्स बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे टैंक्स अगर सीरीज में आपको रखना है, ये ऐसी जरूरत है, तो टैंक फॉर्म्स एक कॉर्नर में होना चाहिए। उसके अलावा जो पार्किंग सिस्टम्स है या फिर जो कैंटीन्स प्रोविजन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, वो एक साइड में रहना चाहिए। और उसमें अलावा जो अलग अलग जो रोड की प्रोविजंस है, जो एंट्री एग्जिट के लिए या फिर ट्रक्स या ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए प्रोविजन अलग से होनी चाहिए। जो अलग अलग एम्प्लॉयज है
वो एम्प्लॉयज के लिए आपको वॉकिंग के लिए वॉकवे अलग से रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रोविजन है ये आपको फाइनलाइज करना है कि आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स आपको यूज करना है या फिर स्टोरेज फैसिलिटी क्रिएट करना है, रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए अलग फैसिलिटी क्रिएट करना है, या फिर आपके पास अगर बॉयलर है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग प्लांट है, जो भी है, तो ये सभी का आपको लेआउट फाइनलाइज करना चाहिए, क्योंकि उसके बेसिस पे ही फिर आपका स्मूथ केमिकल इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। उसके बाद में है क्लासिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस केमिकल्स। तो ये हमने पहले ही बताया कि जो हम क्लासिफिकेशन नॉर्मली देखते हैं वो एक तो यूएन क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं, या फिर जो MSIC रूल 1989 है उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो आपके इंडस्ट्रीज में जो हजार्डस केमिकल्स यूटिलाइज होते हैं, तो वो हजार्डस केमिकल्स का क्लास आपको मालूम होना चाहिए, उसके रिलेटेड हजार्ड्स, उसके रिलेटेड रिस्क और उसके रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज है वो आपको क्लियर मालूम होना चाहिए। उसके बाद में ही आप उसको कैसे हैंडल करना है, उसके सेफ्टी ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए, या फिर उसका स्टोरेज का क्वांटिटी क्या है, स्टोरेज कहाँ पे करना चाहिए, किस टेम्परेचर में करना चाहिए, या फिर किस एनवायरमेंट में करना चाहिए, ये सभी बातें आपको आएगी। और उसके अलावा जब आप ये केमिकल ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में आपको हजार्डस केमिकल्स के बारे में क्लियर मालूम होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाएंगे। उसके बाद जो है स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, तो ये पहले अभी हमने बात की कि MSIC रूल 1989 के हिसाब से आपको थ्रेशोल्ड क्वांटिटी देखना है और उसके जो गाइडलाइंस है स्टोरेज के लिए वो आपको फॉलो करना है। वैसे ही सेम आपको हैंडलिंग के गाइडलाइंस भी वहां पे है, तो आपको हैंडल कैसे करना है हजार्डस सब्सटेंसेस, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। ये सभी फॉर्म्स में आपको उसको कैसे रखना है इसके बारे में भी गाइडलाइंस दी रही। उसके अलावा जो है एक्सप्लोजिव, तो एक्सप्लोजिव कैटेगरी के अगर आप केमिकल्स यूज करते हैं वो शायद इनिशिएटिव एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ हो सकते हैं, या फिर मीडियम एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, या फिर हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल हो सकते हैं। तो जो भी कैटेगरी रहेगा वो कैटेगरी के हिसाब से आपको उसका डिटेल में स्टडी करना है कि इसका फ्लैश पॉइंट कितना है, फायर पॉइंट कितना है, जो एक्सप्लोजिव रेंज है, जैसे हमने पढ़ा था कि लोअर एक्सप्लोजिव रेंज है, अपर एक्सप्लोजिव रेंज है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद में ही फिर एक्सप्लोजिव केमिकल जो है, मटेरियल जो है वो कैसे हैंडल करना है, कैसे स्टोर करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये सभी बातें आप यहाँ पे सीख सकते हैं और आपको बाकी एम्प्लॉयज को भी बताना चाहिए। उसके अलावा है पाइपलाइन सेफ्टी। तो मैक्सिमम केमिकल इंडस्ट्रीज में जैसे हमने पहले ही बात की थी कि नियर अबाउट 35% जो पार्ट रहता है और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी जो रहती है वो पाइपलाइन की रहती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल्स है तो A+B+C गिव्स D, ऐसा कुछ रिएक्शन रहेगा, तो ABC रॉ मटेरियल्स है तो अलग अलग उसके स्टोरेज और उसके अलग अलग पाइपलाइंस हो गए। अगर उसमें बीच में कुछ रॉ मटेरियल का कन्वर्जन इंटरमीडिएट में होता है तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के लिए भी अलग से पाइपलाइन होगी। जो स्टोरेज आता है वो स्टोरेज से भी स्टोरेज टैंक तक जो भी केमिकल आपको लेके जाना है उसके लिए भी अलग से पाइपलाइन होगी। अगर आप अलग अलग यूटिलिटीज यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं या फिर प्रोसेस एयर यूज करते हैं, या फिर आप स्टीम यूज करते हैं, या फिर आप वाटर यूज करते हैं, तो वाटर में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स है। जैसे DM वाटर कहीं पे रिक्वायरमेंट रहती है, कहीं पे आपको वाटर एज ए कूलेंट यूज करना पड़ता है, तो कहीं पे चिल्ड वाटर आपको यूज करना पड़ता है, या फिर आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करना पड़ता है। तो ये बहुत सारे यूटिलिटीज आपको यूज करना है। तो इसमें से स्पेशली जब आप यूटिलिटी जब कंप्रेस्ड एयर यूज करेंगे या फिर स्टीम यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे या कूलेंट चिलेंट यूज करेंगे, तो उसके हर एक के लिए आपको पाइपलाइन लगेगी। और जो रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट है उसके लिए भी अलग से पाइपलाइन लगेगी। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपके केमिकल्स में रिक्वायरमेंट है कि आपको नाइट्रोजन पर्जिंग की रिक्वायरमेंट है, तो नाइट्रोजन के लिए अलग से आपको पाइपलाइन लगेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जहाँ पे अलग अलग पाइपलाइंस आपको केमिकल इंडस्ट्रीज में लगती है। उसके अलावा जो प्रोसेस सेफ्टी पैरामीटर्स, तो अभी आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे PSM डिटेल में पढ़ना चाहिए, जो है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। तो हमने प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो पढ़ा था ये एक्चुअली US के हिसाब से पूरा डिजाइन किया है, लेकिन इसका बेनिफिट हर एक कंट्री ले सकती है। और इसमें जो हमने बताया था इसमें 20 एलिमेंट्स है, तो ये 20 एलिमेंट्स टोटल अगर ये PSM आपने पढ़ लिया
तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोसेस इंडस्ट्री जो केमिकल इंडस्ट्री है उसके मैक्सिमम सेफ्टी पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। उसके अलावा जो है रिस्क असेसमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने 20 एलिमेंट्स बताए, तो ये 20 एलिमेंट्स में भी एक एलिमेंट रिस्क असेसमेंट का है, जो नॉर्मली हम इसमें हीरा यानी कि हजार्ड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा है हैजार्ड स्टडी यानी हजार्ड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी। तो ये जो हजार्ड से जो अगर आपको हजार्ड्स मालूम है, केमिकल हजार्ड्स स्पेशली हम बात करेंगे, और केमिकल हजार्ड्स मालूम होने के बाद भी जो भी आपको ऑपरेशन करना है, प्रोसेस करना है, तो उसके लिए ये प्रोसेस करने के पहले या ऑपरेशन करने के पहले ये हजार्ड हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं या उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से स्टडी करना है। उसके बाद में है इमरजेंसी ऑपरेशंस। जैसे हमने बात की थी कि आपने अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए पूरे, जो भी आपने अलग अलग टेक्निक्स यूज किया है, मेथड्स यूज किया है, और आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि 0 एक्सीडेंट, फिर भी इन केस अगर एक्सीडेंट होता है या फिर फायर कैच होता है, एक्सप्लोजन होता है, अगर ऐसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आपको ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान और ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये जो ऑनसाइट और ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वापस से आपको MSIHC 1989 में ये रिक्वायरमेंट दी है। नॉर्मली रूल नंबर 13 और 14 इसको अगर आप रेफर करेंगे MSIHC रूल में, तो यहाँ पे ऑनसाइट और ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान्स में आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं ये डिटेल में उन्होंने बताया है। और उसके अलावा है सेफ्टी ऑडिट। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए ये स्टेप है, ये प्रिवेंटिव मेजर जिसको हम कहते हैं। तो सेफ्टी ऑडिट ये भी अलग अलग तरीके, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, इंटरनल ऑडिट भी रहता है यहाँ पे, एक्सटर्नल ऑडिट भी रहता है, या फिर थर्ड पार्टी ऑडिट रहता है, गवर्नमेंट और रिप्रेजेंटेटिव का भी ऑडिट हो सकता है। तो ये जो अलग अलग सेफ्टी ऑडिट है, इसमें स्पेसिफिकली अगर आपका अगर अच्छी तरह से ऑडिट करना है तो उसमें है IS 14489। तो ये अगर आप रेफर करेंगे और इस हिसाब से अगर ऑडिट होगा तो आपका ऑडिट के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और फिर आपको करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लेने हैं वो आपको आउटपुट या रिजल्ट्स में पता चलेंगे। तो अगर आप IS 14489 से भी लेते हैं या फिर अलग जो सेफ्टी ऑडिटर्स भी आते हैं, आज की डेट में अभी सेफ्टी ऑडिटर भी क्वालिफाइड हो चुके हैं, क्योंकि इसके पहले जो सेफ्टी ऑडिटर थे वो मैक्सिमम गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते थे, लेकिन वो क्वालिफाइड सेफ्टी ऑडिटर ऐसा वर्डिंग नहीं था। लेकिन जैसे अभी सेफ्टी ऑडिट रूल आ चुका है 2014 के बाद, उसमें अभी सेफ्टी ऑडिटर भी क्वालिफाइड हो चुके। अगर ये सेफ्टी ऑडिटर आते हैं तो वो एक्चुअली एक्सपर्ट्स रहते हैं और वो क्वालिफाइड रहते हैं, एजुकेटेड रहते हैं, और वो इस हिसाब से आपको ओवरऑल इंस्पेक्शन के बाद में आपको लूप होल्स भी बताएंगे और उसका सॉल्यूशंस भी बताएं। तो सेफ्टी ऑडिट से ऑडिटर से यही एक्सपेक्टेड है कि सिर्फ आपको फॉल्ट नहीं बताना है, आपको उसका सॉल्यूशन भी बताना है। जो भी फैक्ट्स है वो फैक्ट्स फाइंड आउट करना है, और उसमें टेंटेटिव सॉल्यूशंस या अलग अलग सॉल्यूशंस जो है वो उसको बताना है। उसके बाद में मैनेजमेंट का ये डिसीजन रहेगा कि सॉल्यूशन आपको कौन सा अडॉप्ट करना है। तो ये जनरलाइज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे आप केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर आपको सेफ्टी देखना है तो ये सभी चीजें आपको कंपलसरी देखना ही चाहिए। तो इसके अगर हमने डिटेल में देखेंगे तो जैसे मैंने साइट की बात की थी, तो आपको अगर साइट के डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे आप ये लीगल प्रोविजन रेफर कर सकते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 41A है उसमें प्लांट साइट अप्रूवल कमिटी, साइट अप्रूवल कमिटी के मेंबर्स, उनके जो टारगेट्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज, और वो क्या क्या चेक करने वाली, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे प्लांट साइटिंग में वहां पे डिटेल्स में दी। अगर आपको वहां पे महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 में डिटेल में देखना है तो ये सेक्शन का रेफरेंस और ये चैप्टर का रेफरेंस जो है फैक्ट्री एक्ट का, उस हिसाब से आप रूल नंबर 73K जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको प्लांट साइटिंग के बारे में डिटेल में जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस दे चुके हैं। उसके अलावा जो पॉइंट है जो हमने बताया था कि ये साइटिंग और लेआउट, साथ में साइटिंग के बारे में साइट अप्रूवल और आपने 73 के MFR देखा है या सेक्शन 41A देखा है। उसके अलावा जो लेआउट है वो लेआउट फाइनलाइज करते टाइम भी आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं। जैसे यहाँ पे जो केमिकल है वो केमिकल का कैटेगरी क्या है, उसका क्वांटिटी कितना है, आपको ट्रांसपोर्ट कहाँ से करना है, अगर आपको ट्रांसफर करना है वो इंटरनल ट्रांसफर हो सकता है, आउटसाइड ट्रांसफर भी हो सकता है। जैसे अगर कुछ
गैसेस की लाइन है या फिर कुछ फ्लेमेबल लिक्विड्स की लाइन है, तो वो बाहर से भी आपके कंपनी में आ सकती है या फिर आपकी कंपनी बाहर भी आपको केमिकल्स बेच सकती है। तो ये अलग अलग जो ट्रांसफर है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी आपको यहाँ पे केमिकल्स के बारे में देखना है। उसके अलावा जो वो केमिकल के रिलेटेड जो प्रोसेस हजार्ड्स है, ये भी आपको डिटेल में देखना है, और उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो भी आपको चेक करना है। उसके अलावा है एक्सेस, यानी कि जो हमने बताया था कि एंट्री और एग्जिट के बारे में, तो यहाँ पे ये एंट्री एग्जिट ये इंटरनल यानी कि लोकल लेवल पे आपको लेआउट में पता चलिए, लेकिन अलग तरीके से जो एक्सेस है, जो बाहर से आउटसाइड एक्सेस, तो आउटसाइड एक्सेस में अलग अलग मीडिया है, जैसे रोड से भी कुछ केमिकल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, या फिर एयर एक्सेस से भी कुछ केमिकल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, या फिर जो शिप्स हैं वो शिप से भी कुछ केमिकल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस है, जो वेज है, जिसको हम मोड ऑफ ट्रांसफर कहते हैं, तो ये अलग अलग ट्रांसपोर्ट मीडिया से अगर ये आते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद में हमने ये यूटिलिटीज के बारे में बात की थी, जैसे एयर, वाटर, स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप कितने प्रेशर पे ये कॉम्प्रेस्ड एयर आपको काम करना पड़ेगा, या फिर जो भी आपकी पाइपलाइंस है वो पाइपलाइंस उसके हिसाब से है या नहीं, उसका स्ट्रेस एनालिसिस हुआ है या नहीं, उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने चेक किया है कि नहीं, उसका थिकनेस चेक किया है या नहीं, या फिर जो करोजन फैक्टर है उसकी वजह से उसका थिकनेस रिड्यूस हो सकता है, उसकी वजह से उसका जो मेजर डिजाइन स्टेज में जो स्ट्रेंथ था वो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो सकता है, और उसकी वजह से क्रैक्स या लीकेज या वहां पे ब्लास्ट या एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस रहते हैं। तो ये हर यूटिलिटीज में आपको अलग अलग क्राइटेरिया चेक करना है। जैसे मैंने एयर के बारे में बताया तो प्रेशर पैरामीटर था, अगर मैंने स्टीम के बारे में बताऊंगा तो यहाँ पे टेम्परेचर मेजर पैरामीटर रहेगा। तो यहाँ पे जैसे अलग अलग वेट स्टीम यूज होती है, ड्राई स्टीम यूज होती है, या फिर सुपर हीटेड स्टीम यूज होती है, तो उसमें हर एक जगह अलग अलग टेम्परेचर्स रहेंगे, और ये टेम्परेचर की वजह से अलग अलग हजार्ड्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, उसको आपको कंट्रोल करना है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है 240 वोल्ट हम यूज करते हैं। उसके बाद में अगर हाई वोल्टेज लाइंस आप यूज करते होंगे या फिर इक्विपमेंट्स ऐसे यूज करते होंगे जहां पर हाई वोल्टेजेस की रिक्वायरमेंट या हाई करंट की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कंट्रोलिंग के बारे में आपको ध्यान देना है। और जो नॉर्मली वाटर रहता है तो वो प्रोसेस वाटर हो सकता है, या फिर डीएम वाटर हो सकता है, या फिर आरओ वाटर हो सकता है, या फिर जो वाटर है एज अ कूलेंट या चिलेंट भी यहाँ पे यूटिलाइज होता है। तो जब यूटिलिटीज की बात करें तो बहुत सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना है अलग अलग यूटिलिटीज के हिसाब से। उसके बाद में है सर्विसेज। तो जैसे हमने बात की थी कि आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन कहाँ पे है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उनके जो डेजिग्नेटेड जो पर्सन है या जो कंट्रोलिंग पर्सन है उसकी डिटेल्स आपके पास चाहिए। जैसे ही इमरजेंसी कुछ आती है तो उस टाइम आपको ये पुलिस को या फिर जो नियर बाय हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स है उसके डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप इसको हेल्प मांग सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स है ये इसके लिए भी आपको डिटेल में सभी जगह आपको ये डिस्प्ले करना चाहिए, और कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ये अलग अलग कॉल्स पे उनको कॉल करके सर्विसेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद में जो स्टैंडर्ड्स की हमने बात की, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था कि जैसे आप सेफ्टी ऑडिट यूज करते हैं तो आपको IS 14489 को देखना चाहिए, या फिर यहाँ पे अगर आपको मेजर एक्सीडेंट के चांसेस लगते हैं तो यहाँ पे MH यानी कि मेजर एक्सीडेंट हजार्ड ये कैटेगरी है, और उसके लिए अलग से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO का एक स्पेसिफिक कन्वेंशन भी है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के जो कोड्स है या स्टैंडर्ड्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सभी आपको देखना है, और जो कोड्स एंड कंडक्ट या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्ट्रिंजेंट रहेंगे वो आपको फॉलो करना चाहिए, तो ही आपका जो सेफ्टी का लेवल है वो सेफ्टी लेवल हायर साइड में जाएगा। उसके अलावा जो पॉइंट है, जैसे हमने बात की थी कि एनवायरमेंटल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं, तो इसमें ये जियोग्राफिक पैरामीटर्स है, लैंड, सी, हिलॉक यानी कि स्मॉल हिल, या फिर टेरेन, टेरिटरी एरिया, या फिर अर्बन एरिया या रूरल एरिया। तो ये अलग अलग एरिया के हिसाब से भी कुछ फैसिलिटीज प्लस माइनस हो सकती है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो भी आप केमिकल हैंडल कर रहे हैं उसमें भी जो एक्शंस आपको लेना है, जो रिक्वायर्ड एक्शन है, वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकता है।
तो जैसे यहाँ पे अगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल लेके जाना या वहां से लेके आना ये डिफिकल्ट होता है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर अर्बन एरिया है तो यहाँ पे आपको फैसिलिटीज तो बाकी सब मिल जाएगी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम आ सकता है या फिर आपको रेसिडेंशियल एरिया से जाना पड़ता है, तो ये भी बातें आपको याद रखना है। जैसे रूरल एरिया रहता है तो वहाँ पे शायद कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम थोड़ा हो सकता है, लेकिन ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको पहले ही ध्यान में रखना है। जब आप ये साइट यानी कि लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये फाइनल आउट करने के पहले ये सभी चीजें आपको याद में रखना है। उसके अलावा है एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, जैसे हमने बात की थी, तो यहाँ पे विंड स्पीड कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, स्टेबिलिटी क्या है, एयर कितना अवेलेबल रहता है, वाटर कितना अवेलेबल है, नियर बाय वाटर सोर्सेस क्या है, ये कॉर्पोरेशन सोर्सेस है या आपको जो बोर वाटर है उसका यूज करना है या फिर ओशन वाटर का यूज करना है, वो वाटर का क्वालिटी क्या है, लैंड अवेलेबल कितना है, उसकी कॉस्टिंग कितनी है, जो लैंड अवेलेबल है वो फर्टाइल लैंड है या फिर अनफर्टाइल या इनफर्टाइल लैंड है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी, क्योंकि जो भी आप केमिकल्स यूज करने वाले हैं और जिसकी वजह से अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ होने वाला है, सॉइल की फर्टिलिटी अगर रिड्यूस होने वाली है, तो फर्टाइल लैंड की जगह आपको इनफर्टाइल लैंड जो है वो प्रेफर करना चाहिए। और जहां पे अगर आपके स्ट्रक्चर ज्यादा है या फिर हाइट में ज्यादा है स्ट्रक्चरल, तो वहां पे आपका जो अगर वीड स्पीड ज्यादा रहती है तो वहां पे ये स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर्स आपके नहीं होने चाहिए। या फिर जहाँ पे करोजन केमिकल या करोजिव केमिकल्स आप ज्यादा यूज करते होंगे और ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पे करोजिव का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, या फिर अगर टेम्परेचर वहां पे ज्यादा रहता है तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करोजन, तो रेट ऑफ करोजन आपका टेम्परेचर की वजह से बढ़ता है, ह्यूमिडिटी यानी मॉइस्चर की वजह से बढ़ता है। तो ये सभी चीजें आपको याद रखनी, क्योंकि आपको इनिशियली शायद ये कुछ इफेक्टिव नहीं लगेगा ये स्टडी, लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि करोजन की वजह से स्ट्रक्चरल सपोर्ट वीक हो गए और उसकी वजह से जो ओवरऑल जो आपके माइल्ड स्टील जनरली हम यूज करते हैं, तो ये जो इक्विपमेंट्स थे ये इसका जो थिकनेस है ये रिड्यूस होगा। अभी हम वो करोजिव केमिकल्स इसमें यूज नहीं कर पाते, तो आपका ओवरऑल प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, वो जो नॉर्मली फिजिबल नहीं रहता है। तो वहां पे आपको ये स्टडी डिटेल में काम आएगी कि आपको साइट और लेआउट फाइनलाइज करते टाइम ये अलग अलग आपको पॉइंट्स याद में रखना है। तो ये स्पेसिफिक अभी हमने बताया था कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्टेबिलिटी और विंड स्पीड, और उसके अलावा जो कंडीशंस है ये हमने बताया था कि जहाँ पे स्नोफॉल होता है या फिर सनलाइट ज्यादा रहता है यानी कि टेम्परेचर हायर साइड में रहता है, या फिर वहां पे रेन ज्यादा रहता है मिलीमीटर्स में, तो ये सभी बातें आपको याद रखना है कि आपका एग्जैक्ट जो केमिकल प्लांट है उसमें क्या क्या प्रोसेस है, प्रोसेस फ्लो शीट क्या है, अलग अलग इक्विपमेंट्स क्या है, आपको क्या क्या कंट्रोल करना है, आपका जो हाइट है ग्राउंड से कितना होना चाहिए, और उस हिसाब से ये सब आपको वर्कआउट करना है। उसके अलावा एक पॉइंट रहता है प्लांट एरिया क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मली जो आपका प्लांट है वो प्लांट का एरिया है वो अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ अलग अलग गाइडलाइंस रहते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट के कुछ गाइडलाइंस रहते हैं, या फिर जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं तो उस टाइम भी आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया और कुछ गाइडलाइन दिए जाते हैं, या फिर जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है उसके भी कुछ नोटिफिकेशंस एज अ गाइडलाइंस आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको क्या करना है, मेनली एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे, क्योंकि हम एमपीसीबी, ईआई और एमओईएफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है एनवायरमेंट। तो अगर आपके प्लांट की वजह से एनवायरमेंट पे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, ये अगर आपका असेसमेंट है, जैसे कि नॉर्मली हम ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में ये स्टडी करते हैं, इसका आपको टाइटल से ही पता चलेगा कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट क्या होता है, ये आप असेस कर रहे हैं। यानी कि एयर पोल्यूशन होने वाला है या नहीं, नॉइज पोल्यूशन होने वाला है कि नहीं, वाटर पोल्यूशन होने वाला है कि नहीं, या फिर सॉइल पोल्यूशन होने वाला है या फिर प्लास्टिक पोल्यूशन होने वाला है। तो जो भी पोल्यूशन का टाइप रहेगा वो अगर होता है या नहीं और होने वाला रहेगा तो उसका जो लेवल है वो क्या होगा, ये कंट्रोलेबल है या नहीं, ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके लिए आपको लीगल रिक्वायरमेंट पे भी और लीगल रेफरेंसेस भी आपको लेना पड़ेंगे, और उस हिसाब से जो आपका प्लांट है वो जो मेजर सोर्सेस है वो सोर्सेस से आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रखना पड़ेगा। जैसे कहीं जगह
ओशन, नियर बाय ओशन प्लांट्स रहते हैं, कहीं जगह लेक्स या कुछ वाटर बॉडीज रहती है, रिवर रहती है, वहां से आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस रखना पड़ेगा, या फिर कोई फर्टाइल लैंड है वहां पे डिस्टेंस रखना पड़ेगा, या फिर वहां पे कुछ नेचुरल कुछ सोर्सेस है या सैंक्चुटरी या नेशनल पार्क है, ऐसी कुछ चीजें, या फिर जहाँ पे कोस्टल रेगुलेटरी जोन CRZ डिक्लेयर किया है। तो ये जो भी MOEF में उन्होंने बताया है उस हिसाब से आपको MPCB गाइड करेगा, और उस हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ही आपको ये प्लांट सेट करना पड़ेगा। तो ये अप्रूवल आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही मिलेगा। अगर आपके यहाँ पे नियर बाय में ऐसे कुछ वाटर बॉडीज है, या एयर पोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम होने वाला, या फिर नॉइज की वजह से डिस्टर्बेंसेस होने वाले, ये बहुत सारे ऐसे आपको क्राइटेरिया देखना है। उसके अलावा है डिस्टेंस क्राइटेरिया फॉर मशीन्स, टूल्स, फेंसिंग, मशीन गार्डिंग, या स्पेसिफिक जो कंपाउंड के लिए फेंसिंग होती है वो। तो इंटरनल फेंसिंग अलग है, आउटर फेंसिंग अलग है, मशीन के लिए गार्डिंग अलग है, मशीन में जो डिस्टेंसेस रहते हैं उसके लिए भी अलग है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे हमने बताया था कि अगर आपका एक डिपार्टमेंट फिक्स हो गया तो वो डिपार्टमेंट में भी जो मशीनरीज आप यूज करते हैं, तो कई जगह शायद कम मशीनरीज होगी, कई जगह आपको ज्यादा मशीनरीज यूज करना पड़ती है। तो अगर आपके पास ज्यादा मशीनरीज है तो उसमें जो डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। और जो डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट के भी अलग अलग जो डिस्टेंस क्राइटेरिया रहते हैं वो भी आपको चेक करना है। तो ये मशीनरीज के जो इफेक्ट रहेंगे ऑपरेट करते टाइम, उसके इफेक्ट दूसरे मशीनरीज पे नहीं होने चाहिए, और ये जो डिपार्टमेंट में जो मशीनरीज चल रही है उसका इफेक्ट ये दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। तो अलग अलग इसके लिए आपको फेंसिंग भी यूज कर सकते हैं, और जो भी मशीनरी स्पेशली रोटेशन वाले रहेगी, रोटेटिंग मशीनरीज होगी, या फिर वहां पे कुछ मैकेनिकल हजार्ड हो सकते हैं, जैसे हम कटिंग एजेस यूज करते हैं, या फिर कुछ नाइफ यूज करते हैं जो स्पेशली हम जैसे कुछ ग्राइंडिंग के लिए या सरफेस फिनिशिंग के लिए या फिर वुड कटिंग के लिए, या फिर जो अलग अलग बर्स रहते हैं वो बर्स निकालने के लिए, यहाँ पे ऐसा जो भी यूज करते हैं तो वहां पे आपको गार्डिंग कंपलसरी करना है। तो ये गार्डिंग के लिए भी अलग अलग गाइडलाइंस है, उसके अलग अलग टाइप्स है, वो अप्रोप्रिएट जो गार्डिंग का सिलेक्शन है वो आप अलग अलग स्टैंडर्ड्स या हैंडबुक रेफर करके फाइनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आपके यहाँ पे टैंक फॉर्म या डाइक्स या फिर जो भी रॉ मटेरियल आप यूज करते हैं, फिनिश प्रोडक्ट यूज करते हैं केमिकल्स के, उसके डिटेल्स आपको पढ़ना है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एक्सेस हमने जो बात की थी कि एक्चुअली हाई वोल्टेज लाइन या मीडियम वोल्टेज लाइन या लो वोल्टेज लाइन जो है उसको भी आपको ठीक तरह से देखना है, और उसके रिलेटेड जो भी आपको पर्टिकुलर हाइट आपको मेंटेन करना है, उसके बाद में जो भी करंट या वोल्टेज क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको जो भी वायर से उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करना है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करना है। उसके अलावा है यूटिलाइजेशन, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, प्लांट वेस्ट वाटर, सीवेज वेस्ट वाटर, केमिकल वेस्ट स्ट्रीम या रेन वाटर, रेन हार्वेस्टिंग, ये वाटर ओरिएंटेड की मैक्सिमम बातें हैं, तो ये आपको कंट्रोल करना है। जैसे यहाँ पे सीवेज वेस्ट वाटर जो है तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट रहता है, जो वेस्ट वाटर है उसके लिए वेस्ट वाटर प्लांट हो सकता है। अगर आपके पास एफ्लुएंट है, ट्रेड एफ्लुएंट, तो यहाँ पे ETP हो सकता है। अगर आपके पास ETP अवेलेबल नहीं है तो आप CETP में ये एफ्लुएंट ट्रीट कर सकते हैं। तो अलग अलग फैसिलिटीज इसमें होती है, और ये है ट्रीटमेंट ओरिएंटेड फैसिलिटीज। और जो नेचुरल वाटर है वो नेचुरल वाटर आपको रिजर्व करने के लिए आप अलग अलग तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है, जिसकी वजह से आपका जो रेन वाटर एक्सेस में फ्लो हो जाता है वहां से, तो ये आप यूटिलाइज कर सकते हैं या रिसाइकल यूज भी कर सकते हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो उसके लिए भी फिल्ट्रेशन के अलग अलग टेक्निक्स हैं। उसके बाद में है DG सेट। तो ये DG सेट में एक्चुअली मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, उसमें कितना डीजल यूज होने वाला है, उसकी वजह से नॉइज कितना जनरेट होगा, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन कितना होगा, और उसका जो डिस्टेंस है जो आपका मेन सेक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है उससे कितना है, और ये आपके लिए सफिशिएंट है या नहीं, ये बहुत सारी अलग अलग बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सब जो पैरामीटर्स आपको दिखते हैं ये सब अलग अलग एरियाज है। जैसे यहाँ पे हमने बताया था कि ये पर्टिकुलर ओवरऑल प्लांट का डिस्टेंस हो गया, ये एक एरिया अलग है जो हम बाउंड्री लाइन कहते हैं, ये आपकी प्लांट की बाउंड्री रहेगी।
फिर उसके बाद में ये अलग अलग डिपार्टमेंट या सेक्शन हो सकते हैं और उसमें भी अलग अलग मशीनरीज और फेंसिंग की प्रोविजन होगी। फिर जो टैंक फर्म रहता है यानी कि टैंक की अलग अलग स्टेरिंग, शायद वो स्टोरेज टैंक हो सकते हैं, रॉ मटेरियल स्टोरेज टैंक हो सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टोरेज टैंक हो सकते हैं, वो उसके लिए भी अलग से एरिया रहेगा। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल एक्सेस है उसके लिए स्पेसिफिक एरिया रहेगा, जो यूटिलिटीज डिपार्टमेंट रहता है उसके लिए अलग एरिया रहेगा, जो डीजी सेट है उसके लिए अलग एरिया रहेगा, और जो शॉप फ्लोर एक्टिविटीज है या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स है, मेडिकल फैसिलिटीज है, हेल्थ सेंटर है, उसके लिए भी अलग से एरिया रहेगा। तो ये अलग अलग एरिया जो है उसको ही हम जनरल केस में प्लांट एरिया क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्लांट एरिया के आपके क्लासिफिकेशन। अभी जो केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में बात की हमने, प्रोसेस के बारे में बात की, तो उसी टाइम हमने अलग अलग पैरामीटर्स के भी बारे में बात की थी, जो टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो रेट, लेवल एटसेट्रा। तो इसमें आपको अगर मेजरमेंट करना है कि आपका जो रिएक्टर है उसका टेम्परेचर कितना है, या फिर रिएक्टर में जो आपका लिक्विड यूज कर रहे हैं उसका लेवल कितना है, या फिर ये रिएक्टर में प्रेशर कितना है, या फिर अगर ये मेजरमेंट के साथ साथ आपको कंट्रोल भी करना है तो यहाँ पे कंट्रोलिंग भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल पार्ट में ये मेजर प्रॉब्लम से आते हैं और इसका यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से आपका जो ऑपरेशन है ये आप सेफ तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केमिकल इंडस्ट्रीज में बेसिकली रिएक्शंस होती है और वो होती है मोल टू मोल। मोल टू मोल का मीनिंग क्या है कि 1 मोल या 2 मोल ऐसा ही आप यूज करेंगे, वहां पे एटॉमिक बेसिस पे रिएक्शंस नहीं होती है। यानी कि नॉर्मली जैसे हम लिखते हैं कि C+O2 दैट गिव्स CO2, ये आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए या फिर एटॉमिक आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझाने के लिए ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसे रिएक्शन नहीं होती कि सिंगल कार्बन एटम आप बर्न नहीं करते और ऑक्सीजन सप्लाई करके वहां से उसको CO2 नहीं बनता। अगर आपको ये रिएक्शन ठीक तरह से समझाना है तो उसको आपको केमिकल लिखना पड़ेगा, यानी कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का, तो ये मीथेन आपको लिखना पड़ेगा। और ये मीथेन अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन और उसके साथ 4 हाइड्रोजन है। तो ये अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन, तो ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ मीथेन, देन इट गिव्स। तो यहाँ पे आप अभी लिख सकते हैं CO2 और H2, और फिर ये जो बैलेंसिंग है वो बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपकी आती है, जैसे यहाँ पे जैसे अभी 2O2 अगर मैंने यूज किया तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आता है O2, और ये ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ट्वाइस करना पड़ेगा, और ये 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस होता है। तो यहाँ पे ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 1 है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन 4 है, ये हाइड्रोजन 2 × 2 4 हो गए, और ऑक्सीजन जो एटम के बारे में देखेंगे तो 4 है, तो ये 2 और ये 2, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो चुका। तो ये रियल में एक्चुअली आपकी मॉलिक्यूलर रिएक्शन है जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस है जो एटॉमिक बेसिस पे नहीं रहती, आयोनिक बेसिस पे नहीं रहती। जनरली हम केमिकल इंडस्ट्रीज की रिएक्शन के बारे में बात करेंगे तो वो मोल टू मोल रहती है। तो यहाँ पे ये मोल कंसेप्ट आपको यूज किया जाता है, जैसे ये 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। उसके अलावा जो रिएक्शंस है, तो ये रिएक्शन क्या है उस हिसाब से आपको फिर जो कंट्रोलिंग पैरामीटर है उसके बारे में आपको सोचना है। उसके अलावा है जो वो रॉ मटेरियल, तो हमने पहले ही पढ़ा है कि प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग से ठीक तरह से पढ़नी होगी। जैसे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज है तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेपर डेंसिटी, वेपर प्रेशर, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। और अगर केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे तो ये रॉ मटेरियल ऑक्सीडेशन के बाद क्या करता है, हाइड्रोजनेशन के बाद क्या करता है, मॉइस्चर के साथ क्या करता है, ये अलग अलग अगर आपको रिएक्शंस देखनी है तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके पहले आपको स्टडी करना चाहिए और उसके बाद में फिर डिटेल आप MSDS पढ़ सकते हैं। और फिर है सेफ ट्रांसफर, जैसे एक रॉ मटेरियल स्टोरेज टैंक से आपको जो मेन रिएक्टर है वहां पे ट्रांसफर करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि समझो ये रिएक्टर है और आपका रॉ मटेरियल का स्टोरेज यहाँ पे है, ये रॉ मटेरियल स्टोरेज से आपको रिएक्टर में आपको केमिकल ऐड करना है। तो X केमिकल यहाँ पे आप ऐड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे दूसरा कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है और वहां से आपको Y केमिकल ऐड करना है और उसके बाद में ये Z में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये X और Y अगर ट्रांसफर करना है तो उसके लिए भी
आपको ये केमिकल की प्रॉपर्टीज क्या है, उस हिसाब से उसका प्रेशर कितना रहना चाहिए, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, उसका फ्लो रेट कितना रहना चाहिए। इसमें अलग अलग जो वॉल्स रहते हैं, जैसे गेट वॉल है, ग्लोब वॉल है, बटरफ्लाई वॉल है, डायफ्रागम वॉल है, ये सब जो वॉल्स है वो वॉल्स कौन सी यूज करने चाहिए, ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में ये केमिकल आपको ये पर्टिकुलर रिएक्टर में ट्रांसफर करना है, और रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे आता है तो उसके लिए भी जो मेन स्टोरेज टैंक रहेगा वो स्टोरेज टैंक में आपको अलग से वापस ट्रांसफर करना है, और फिर यहाँ से ये अनलोडिंग होगा, और जहां पे आपको ये पहुंचाना है उस हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल से ये लोड कर सकते हैं। तो ये सेफ ट्रांसफर ऑफ केमिकल जो है, यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी, जैसे यहाँ पे स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है क्या, फ्लो रेट अगर इसका ये मेंटेन होता है तो उसकी वजह से आयोनिक चार्जेस डेवलप होते हैं या नहीं, या फिर जो आप मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं, जो डायमीटर यूज कर रहे हैं, थिकनेस यूज कर रहे हैं, जो वॉल्स यूज कर रहे हैं, उसके भी आपको अलग अलग सेफ्टी पैरामीटर्स ध्यान में रखना है। उसके बाद में ये ट्रांसफर ऑफ केमिकल जो सेफ हो जाएगा। उसके अलावा है सेफ चार्जिंग, जो स्पेशली क्लोज वैक्यूम सिस्टम के बारे में कहा गया है, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पे अगर एयर प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो फायर के चांसेस यहाँ पे नील हो जाएंगे, क्योंकि फायर ट्रायंगल में का अगर आपने ऑक्सीजन निकाल दिया तो यहाँ पे अगर स्टैटिक चार्ज भी डेवलप होता है और फ्लेमेबल सब्सटेंस भी होता है तो ऑक्सीजन अपसेंट की वजह से यहाँ पे फायर के चांसेस नहीं होंगे। तो ये जनरली वैक्यूम सिस्टम्स बहुत सारी जगह यूज होता है सेफ चार्जिंग के लिए। उसके अलावा है स्क्रबर सिस्टम्स या कॉलम्स, कंडेंसर, कैच पॉट, हेडर, सेफ डिस्चार्जेस, ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं जो आपको केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करना पड़ता है। जैसे स्क्रबर सिस्टम के बारे में हमने कहा था, तो स्क्रबर सिस्टम यानी कि गैस एब्जॉर्प्शन सिस्टम्स या यूनिट ऑपरेशन है, जो हमने यूनिट ऑपरेशन यूनिट प्रोसेस में पढ़ा था। तो ये गैस एब्जॉर्प्शन सिस्टम है। जैसे अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कोई गैस मिक्सचर होता है, जैसे एग्जांपल अमोनिया प्लस एयर, जैसे एयर में अगर अमोनिया आता है तो यहाँ पे आप वाटर स्प्रे कर सकते हैं, और ये वाटर और अमोनिया की ये प्रॉपर्टी है कि ये अमोनिया वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और इसका जो सॉल्यूशन है वो आप सेपरेट आउट कर सकते हैं, और फिर इसमें से जो क्लीन एयर है वो आप एटमॉस्फेयर में सेंड कर सकते हैं। तो आपको अमोनिया यहाँ से निकालना ये टारगेट है आपका, वो सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको निकल जा रहा है। तो ये गैस एब्जॉर्प्शन है फिनोमिना, और इसको हम स्क्रबिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग केमिकल्स जो आपको गैसियस स्टेट में है और आपको लिक्विड सॉल्वेंट का यूज करके अगर उसको सेपरेट आउट करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी ये जो कॉलम हम यूज कर रहे हैं, ये कॉलम जो रहता है वो स्क्रबर है। अभी ये कॉलम दूसरे भी हो सकते हैं, जैसे हमने बात की थी डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में, तो डिस्टिलेशन कॉलम भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें प्लेट कॉलम होता है, या फिर जो पैक कॉलम है वो भी हो सकता है, एक्सट्रैक्शन कॉलम भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको इक्विपमेंट्स है, जो हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन के हिसाब से आपको पैरामीटर कंट्रोल में करनी चाहिए। उसके बाद में जो हमने बात की थी अभी जो वॉल्स या फिटिंग्स की, तो ये स्टीम ट्रैप्स हो सकते हैं, स्टीम ट्रैप्स रह सकते हैं, गेजेस हो सकते हैं, जैसे हमने प्रेशर गेज की बात की, लेवल इंडिकेटर्स की बात की, या फिर जो फ्लो रेट्स है वो फ्लो रेट इंडिकेटर्स और कंट्रोलर अलग रहते हैं। तो ये रोटामीटर हम यूज कर सकते हैं, उसमें ऑरिफाइस मीटर यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे मीटर्स हैं वो अलग अलग पैरामीटर्स आपको मेजर भी कर सकते हैं और आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। और फिर अगर ये एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट से, जैसे हमने पहले बात की थी कि अगर आपका जो सेट पॉइंट है तो ये सेट पॉइंट का नॉर्मल एक रेंज रहता है, तो रेंज से अगर नीचे भी ये लेवल जाता है तो भी अलार्म ऑपरेट होना चाहिए, और रेंज से ऊपर भी चला जाता है तो भी अलार्म ऑपरेट होना चाहिए। यानी कि एक लेवल के नीचे भी नहीं होना चाहिए, लेवल के ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो रेंज है ये हम सेट करते हैं नॉर्मली, और ये रेंज के हिसाब से ही ये काम कर रहा है, यानी ये कंट्रोल आपका इंटरलॉक ऑटो कंट्रोल भी यहाँ पे हो सकता है, या फिर अलग अलग पीएलसी स्काडा जैसे जो ऑटोमेटिक या कंप्यूटराइज सिस्टम्स है वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। और उसके बेसिस पे अगर यहाँ पे कोई अलार्म एक्टिवेट होता है तो आपको पता चलेगा
कि लेवल का प्रॉब्लम है या फ्लो रेट का प्रॉब्लम है, प्रेशर का प्रॉब्लम है, टेम्परेचर का प्रॉब्लम है या हीट का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपको अलार्म अगर आप जब देखेंगे तो आपको ठीक तरह से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इशू क्या है और फिर आप ठीक तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे अभी ये हमने कहा था कि पीएलसी यानी कि प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल है, डीसीएस डिस्ट्रीब्यूटर कंट्रोल सिस्टम से या स्काडा एग्जांपल से, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल से जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सेफ्टी फीचर्स थ्रू यानी कंप्यूटराइज बेसिस पे आप ठीक तरह से कैसे चला सकते हैं। तो आज के डेट में अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन या एटलीस्ट सेमी ऑटोमेशन यूज हुआ होता है और जिसकी वजह से आपके मैक्सिमम ऑपरेशन सेफर पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं। थैंक यू।